लाइव वायर मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। बात करेंगे एडीजी बीएसएफ द्वारा घुसपैठ पर दिए गए बयान की, कांग्रेस द्वारा आयोजित ट्रैक्टर रैली की, चर्चा करेंगे डीडीसी चुनाव पर पीडीपी और बीजेपी द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं की, और जानेंगे कि पीडीपी छोड़कर आज किन 3 नेताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। पर इस सब पर जानने से पहले ये नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। आतंकी घुसपैठ की ताक में एडीजी बीएसएफ ने कहा, इस साल घुसपैठ के मामले में आई कमी। वेद महाजन, हुसैन अली वफा और टीएस बाजवा ने थामा कांग्रेस का हाथ। हाल ही में पीडीपी से दिया था इस्तीफा। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने निकाली ट्रैक्टर रैली, सरकार को बताया किसान विरोधी। भाजपा नेता सोफी यूसुफ ने साधा गुपकार अलायंस पर निशाना, डीडीसी चुनाव लड़ने पर उठाए सवाल, कहा अपनी ही बात से पलट गया विपक्ष। पीडीपी ने कहा मौजूदा हालात में एक मंच पर आना जरूरी। और सांबा में किया गया दिवाली मेले का आयोजन, लोगों को किया गया सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जागरूक। अब समाचार विस्तार से। कुपवाड़ा के माचेल सेक्टर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए बीएसएफ के जवान सुदीप कुमार को आज श्रद्धांजलि दी गई। इसके लिए एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनकी शहादत को सलाम किया गया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए एडीजी बीएसएफ एसएस पवार ने कहा कि ये एक कठिन ऑपरेशन था और तलाशी अभियान अभी भी जारी है, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हम संतुष्ट नहीं हो जाते कि कोई आतंकी इलाके में मौजूद नहीं है। आप सभी जानते हैं कि 7 और 8 तारीख क्योंकि करीबन 15 दिन से पहले हमारे पास इनपुट था कि कुछ मिलिटेंट्स इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे, तो हमारी अम्बुश कम पेट्रोलिंग पार्टी उस एरिया को रात को पेट्रोल करती थी। तो उस दिन रात को करीबन हमारे 1 बजे के आसपास जब पेट्रोलिंग पार्टी जारी थी तो उसमें 4 थे सब इंस्पेक्टर और 2 उनके साथ थे ये हमारे कांस्टेबल सुधीर सरकार और हेड कांस्टेबल अब्दुल्ला। तो जब ये जा रहे थे उन्होंने रात के अंधेरे में थोड़ा शेडो देखा, इन्होंने चैलेंज किया, तो चैलेंज करने पे उधर से फायरिंग आई और इन्होंने रिटेलिएट किया। तो हमारे जो कांस्टेबल सुदीप सरकार थे वो सबसे आगे थे, तो वो जो उनके 5-10 के कदम पे दूरी पे एक मिलिटेंट ने वहीं पे उस पर अटैक किया और उसमें इंजर हो गया था। इन्होंने बहादुरी से लड़ाई की और वहां पे उसी वक्त एक मिलिटेंट को गिरा दिया, क्योंकि वहां गड्ढे वगैरह थे, अंधेरा था। तो बाकी 2 लोग, क्योंकि उन्होंने 3 लोगों की शेडो देखी थी, उसमें 2 लोग भागने के उस वक्त कामयाब हो गए। फिर आर्मी को अलर्ट किया गया, बाकी हमारे जो पोस्ट है बीएसएफ की उनको अलर्ट किया गया और फिर उन्होंने मॉर्निंग ये उनकी कंटिन्यूस फायरिंग करीबन सुबह 4:30 तक चली। जब थोड़ा दिन निकलने के बाद देखा तो सुदीप सरकार जो है शहीद हो गए थे, उनको काफी गोलियां लगी थी। उसके बाद मॉर्निंग में ये ज्वाइंट ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन किया और उसके बाद वहां पे 2 मिलिटेंट और गिराए और इसमें हमारे आर्मी के कैप्टन जो आप सभी जानते हैं आशुतोष कुमार जी और 2 जवान शहीद हो गए। रहेगा मतलब थोड़ा सा, क्योंकि अभी भी डाउट है, थोड़ा डिस्टेंस हुआ ना, अनइवन ग्राउंड है, तो पूरा जब तक सैनिटाइज नहीं कर देंगे उस एरिया को वो कंप्लीट। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल 250 से 300 आतंकियों की घुसपैठ में भारी कमी आई है। पिछले साल लगभग 140 आतंकवादी घाटी में प्रवेश किए थे और इस साल हमारे सूत्रों के अनुसार संख्या केवल 20 से 25 है। उन्होंने कहा कि लगभग
लगभग 250 से 300 आतंकी हैं जो कश्मीर के इस हिस्से को पार करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्क हैं और घुसपैठ की हर कोशिश को नाकाम करेंगे। पता लगता है करीबन 250-300 करीब मिलिटेंट हैं, बट इस साल जो है थोड़ा उनका इन्फिल्ट्रेशन कम हुआ कंपेरेटिवली लास्ट ईयर। इस बार तक जो हमारी खबर है वो 24-25 ही कर पाए हैं, पिछले साल 135-40 के करीब थे। जो अभी तक हमें समझ आई है उसके हिसाब से इन्फिल्ट्रेशन थैंक यू। अभी क्या नहीं, वी आर ऑलवेज इम्प्रूविंग। जब भी हमें कोई फीडबैक मिलता है तो जो भी कोई कमियां नजर आती है उसको इम्प्रूव करते हैं, और ये तो कंटिन्यूस एक्सरसाइज है, चलती रहती है। इसमें कोई ये नहीं कि हम 2 महीने काम करते 4 महीने नहीं करते, ऐसा नहीं होता, हमेशा चलता रहता है। बोल दिया नहीं, इससे कंटिन्यूस ऑपरेशन। Are you talking? This present is nearly conclusion, but we'll satisfy ourselves that none of the militants left behind. Thank you, sir. पूर्व पीडीपी नेता वेद महाजन, हुसैन अली वफा और टीएस बाजवा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तीनों नेताओं ने महबूबा मुफ्ती के तिरंगे को लेकर दिए गए बयान के बाद पीडीपी से इस्तीफा दे दिया था। तीनों नेताओं ने आज कांग्रेस द्वारा आयोजित एक रैली के दौरान कांग्रेस का दामन थामा, जिनका पार्टी नेताओं ने कांग्रेस में स्वागत किया। वेलकम टू कांग्रेस पार्टी। वेलकम टू कांग्रेस पार्टी। सभी लोग तालियों जो कांग्रेस, महिला कांग्रेस। कांग्रेस के नेतृत्व में किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकाली। केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में पारित किए गए 3 कृषि बिलों पर विरोध जताने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से किसान ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जिसकी शुरुआत मीरा साहब से हुई और सीमावर्ती क्षेत्र आरएसपुरा में पहुंचकर संपन्न हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को किसानों की मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। रैली में बड़ी संख्या में किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी मीर ने किया। मीर स्वयं ट्रैक्टर चला रहे थे, जबकि उनके साथ जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल भी शामिल थी। इस दौरान बिलों को वापस लेने की मांग की गई। किसानों ने आरोप लगाया कि यह कानून किसानों के हित में नहीं है। आरएसपुरा पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं ने तहसील एसडीएम को किसानों की मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। भाजपा नेता सोफी यूसुफ ने आज गुपकार अलायंस पर निशाना साधा। उनका कहना था कि अभी कुछ दिन पहले तक अलायंस के नेता कहते थे कि जब तक धारा 370 बहाल नहीं होती तब तक वो चुनाव में भाग नहीं लेंगे, और अब कैसे वो चुनाव में भाग लेंगे और कैसे जनता के समक्ष जाएंगे। सोफी यूसुफ ने कहा कि विपक्षी नेता अपनी ही बात से पलट गए। उन्होंने कहा कि लोग भाजपा का समर्थन करते हैं और आगे भी करेंगे। गप गैंग की मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये गप्पे बहुत मारते हैं। अभी इससे पहले ये कह रहे थे जी हम जब तक 370 वापस नहीं आएगा तब तक हम कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कोई झंडा नहीं उठाएंगे। अब जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ऐलान कर दिया कि नहीं इलेक्शन होने ही किसी भी सूरत में, यहां पंच सरपंच बीडीसी चेयरमैन बहुत सारे नए यूथ आने वाले हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले हैं, और इनके टायर बैठ गए। जब इनके टायर बैठ गए तो इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम लड़ेंगे। मैं इनको बताना चाहूंगा आपकी वसात से, मुझे बताइए, इन्होंने कहा था कि हम दफा 370 को वापस लाए। मैं ये मानता हूं ना कि इन्होंने अपने सर पे मान लिया है कि दफा 370 आ गया है, हट गया है, अब ये इसको दुनिया की ताकत जो है वापस नहीं ला सकता है। इन्होंने एक्सेप्ट किया है। पहले तो आप इनसे पूछ लीजिए कि आप लोगों ने एक्सेप्ट किया है, दफा 370 हट गया है, अब देश एक, विधान एक, प्रधान एक, और अब ये पूरा नंगे लोग उनके सामने हो गए। मुझे बताइए, आप कल तक इनके घर टूट रहे थे, आज इन्होंने जनाब अली इलेक्शन का बिगुल बजा दिया जी, हम कंबाइंड इलेक्शन लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी इतनी सक्षम, लोगों को कहना चाहूंगा, अब आप लोगों के सामने कैसे जाओगे? अब लोगों को आप क्या बताओगे? लोग आपको लांताना करेंगे, लोग आपको कहेंगे कि भाई आप ये बताइए, कल तक आप ये बोल रहे थे कि दफा 370 हम वापस लाएंगे, आज वो कहां गया? और लोग इनको नकारेंगे, भारतीय जनता पार्टी यहां जो है जीत हासिल कर। सोफी यूसुफ ने लोगों से बढ़ चढ़कर चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की। आपको बताना चाहूंगा, 87 में जब यहां मारदाड़ हुआ, जब यहां इन्हीं सियासतदानों ने बहुत बड़ा खून खराबा शुरू कर दिया, उसके बाद इन्हीं सियासतदानों ने बहुत सारे इलेक्शनों में पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे इलेक्शन उन्होंने लड़े, जीत के आए,
MP के इलेक्शन लड़े, असेंबलीज के इलेक्शन लड़े, उस वक्त भी यहाँ लोगों की जान को खतरा था, उस वक्त भी लोगों को यहाँ डर था। बट आज जो नेशनलिस्ट फोरम है, आज जो नेशनलिस्ट लोग हैं, जो है आज अपने देश को प्यार करते, देश को चाहते, उनको पता है कि आज की इलेक्शन ये जमहूरियत की पहली सीढ़ी है। मैं आपकी वसात से आवाम को कहना चाहूंगा, उन नेशनलिस्ट लोगों को कहना चाहूंगा कि वो अपना वोट डालने के लिए निकले और वोट डालें। भले ही उनको जिसको वोट डालना है उसको डाले, बट वोट डालना जमहूरियत का हक है। उसके लिए यहाँ की गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल उनको सिक्योर करेगी, किसी को जान का खतरा नहीं होगा, क्योंकि हमारा फौज, हमारी पुलिस, हमारे यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स जितने भी हैं सारे सक्षम हैं। इलेक्शन में इंशाल्लाह ठीक ठाक हो जाए। इसी मुद्दे पर पार्टी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि इस तरह से गठबंधन वही लोग बनाते हैं जो कमजोर होते हैं और जिन्हें हार का डर होता है। उन्होंने डीडीसी चुनाव लड़ने के फैसले पर कहा कि पहले जब यह कहा गया कि किसी चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे तो अचानक अपना फैसला कैसे बदल लिया गया। उनको बीजेपी से हमेशा महागठबंधन कमजोर लोग ही करते हैं, जिनको अपनी शिकस्त का डर होता है या हार का डर होता है। देखिए कल तक, और ये गठबंधन किन उसूलों पे मुझे समझ नहीं आता। कल तक ये कह रहे थे कि मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी, महबूबा जी ने यही कहा था। मैं महबूबा जी से ये पूछना चाहता हूं, कल तक आप कह रहे थे तिरंगा नहीं उठाऊंगी, कल जो आपके कैंडिडेट जीत के आएंगे वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन का हलफ उठाएंगे ना, और इसी झंडे के तले वो हलफ उठाएंगे ना, तो आप लोगों को क्यों गुमराह कर रही है। दूसरा, अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि इन फैसलों से साफ जाहिर है कि ये लोग किसी भी हाल से सत्ता पाना चाहते हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उमर साहब से मैं पूछना चाहता हूं, उमर साहब आपने तो कहा था लानत है हम लोगों पे अगर हम पावर के लिए इलेक्शन में, ये तो पावर का ही इलेक्शन है, ये इलेक्शन जो हो रही है पावर के लिए होते हैं, चेयर के लिए होते हैं। आप लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं, और लोगों को भी इस बात को समझना चाहिए। 70 साल तक इन्होंने जो मुख्तलिफ इशूज थे यहाँ, जो गलत प्रोपेगेंडा, कभी 370 बीच पे लाया, कभी सेल्फ रूल, कभी ऑटोनॉमी, कभी चाइना की बात की, कभी पता नहीं कहां की बात की, और 70 साल तक ये लोगों को ऐसे गुमराह करते आ रहे, और आज भी फिर लोगों को गुमराह करते। लेकिन लोग इस बात को आप समझ रहे हैं कि कल तक झंडा न उठाने वाली बात, अब इलेक्शन में आना, और कल तक कहना कि जब तक 370 और 35 और रेस्टोर नहीं होगा हम किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो आज क्यों ये इलेक्शन में आ रहे हैं? क्योंकि ये पावर हंग्री लोग हैं, ये किसी भी हालत में कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, ये फिर पावर में आना चाहते हैं, ताकि जम्मू कश्मीर को जो इन्होंने 70 साल में जो यहाँ किया है वही फिर करना चाहते हैं। वहीं पीडीपी ने चुनाव में भाग लेने पर कहा कि अभी जिस तरह से हालात चल रहे हैं उनका सामना करना जरूरी था, और ये सब तभी संभव हो पाएगा जब उन्हें एक मंच मिलेगा। पीडीपी नेता रऊफ भट्ट ने कहा कि ये लड़ाई सिस्टम में रहकर लड़नी पड़ेगी, इसलिए चुनावों में मिलकर हिस्सा लेने का फैसला किया गया है। गठबंधन की जरूरत थी। ये जो है पॉलिटिकली ये जो लड़ाई लड़नी है, ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में लड़नी है। आपने देखा होगा कि जितना भी इन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया, विद इन द सिस्टम पहुंचाया, हमें भी सिस्टम में जाकर इनसे जो है लड़ाई लड़नी है। इनके जितने भी ये अज़ाइम है, बुरे अज़ाइम है, इन्हें रोकने के लिए ये एक ज़बरदस्त कदम है कि विद इन द इंस्टीट्यूशंस जो है इनको जो है हराना है, इनको रोकना है। आपने हाल ही में देखा होगा कि सिस्टम में आकर इन्होंने लास्ट में जो है आपने देखा होगा पिछले साल 35A या 370 को अबॉलिश किया। ये सिस्टम में रहकर जब ये थे तब इन्होंने ये कर सके ये चीज़ें, और हमें ये चीज़ें जब अगर रोकनी है तो हमें ये लड़ाई ईदगाह में नहीं लड़नी है, हमें विद इन द सिस्टम लड़नी है, सिस्टम में रहकर लड़नी है। सांबा में दिवाली मिलन मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में कई स्टॉल लगाए गए जहां लोगों को विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। मेले में कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों का कहना था कि यह मेला लोगों की जागरूकता के लिए आयोजित किया गया है, ताकि लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाए। प्रोग्राम सिखाया था फ्रॉम कॉलेज स्टूडेंट्स, और 1-2 NGO भी हमारे साथ जुड़े थे फ्रॉम गुड़ा स्वातिया। तो उनके आए हम लर्नर, कुछ लड़कियों के लर्नर लाइसेंस उनको प्रोवाइड कराएंगे डीसी सर के हाथों से, और कुछ को परमानेंट लाइसेंस। आज नहीं आ रही आप सब यहाँ पर बात हम नहीं लाइसेंस काजल चौथ, सुरभि शर्मा, अनिल सिंह। मेले का मकसद जो है, ये दिवाली के उपलक्ष्य में हमने ये मेला लगाया, और मकसद इसका ये है कि जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो इस मेले के माध्यम से रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो ये हमने यहाँ पे कार्यक्रम रखा है डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स में ही। इसमें सारे जो डिपार्टमेंट हैं, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसा आपने देखा है कि अपनी अपनी एक्टिविटीज उन्होंने दिखाई है, क्या क्या वो कर रहे हैं आजकल और क्या क्या तरक्की कर रहा है डिस्ट्रिक्ट। वो तो आप देख सकते हैं, 15 नाम मैं कैसे बोल लूंगा, देख लीजिए। बैंक का है, एग्रीकल्चर का है, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर है, हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम है, ISM है, और हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट है, खादी वाली इंडस्ट्रीज है। सारे डिपार्टमेंट जो भी डेवलपमेंट सब ने अपना अपना
जो कार्य है उसको प्रदर्शित किया है। श्रीनगर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नकेल कसी जा रही है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा जगह जगह नाके लगाए जा रहे हैं। इस दौरान डीएसपी ट्रैफिक आदिल अहमद ने कहा कि जो भी यातायात नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर में रॉन्ग पार्किंग की भी समस्या है और उसे भी ठीक करने की कोशिश की जा रही है और लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। हमारा एक जनरल प्रॉब्लम है, अगर आप देखेंगे श्रीनगर सिटी में हम मान लें तो यहाँ पे अर्बन एरिया होने के ताल्लुक से अगर हम देखें तो यहाँ पे अवेयरनेस रिलेटेड टू ट्रैफिक रूल्स और लोगों का जो कॉपरेशन है वो अनमैचेबल होना चाहिए। लेकिन पिछले 7-8 महीने से जब से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है, मुझे ये लगा है कि यहाँ पे अवेयरनेस और कॉपरेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके हमने देखा कि हमने कहीं कभी हमने यहाँ पे करण नगर के पास डाइवर्जन देके ट्रैफिक को वहाँ से डाइवर्ट करके यहाँ के फ्लो को रोका। छोटी मोटी चीज़ें हम कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको बता दूं कि हम वही चीज़ें कर सकते हैं जो हमारे इख्तियार में हैं। वी हैव बीन अप्राइजिंग द गवर्नमेंट, हम जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं वो आर द हेल्म ऑफ द अफेयर्स कि हमारी कहाँ पे क्या प्रॉब्लम रहेगी। मैं आपको बता दूं कि बाकी महकमों से भी, जैसे डिवकॉम साहब हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ की म्यूनसिपलिटी है, वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव इस चीज़ को लेके, बट मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम इसमें लग जाएगा। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीतियों से प्रभावित होकर आज कई लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। इस दौरान पार्टी नेता नासिर असलबानी और शमीमा फिरदौस ने नए सदस्यों का पार्टी में स्वागत किया और कहा कि उनके आने से पार्टी और मजबूत होगी। शिवसेना बालासाहब ठाकरे ने कहा है कि वो तब तक चुनाव की किसी भी प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे जब तक कि सरकार हमारी सुरक्षा और आवास का आश्वासन नहीं देगी। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी नेताओं ने कहा कि उन्हें जान का खतरा है, जिसके चलते उन्हें सुरक्षा और आवास की सख्त आवश्यकता है और अगर उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई जाएगी तो वो पार्टी के उम्मीदवार लोगों तक कैसे पहुंच पाएंगे। क्योंकि जो मरकजी सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कश्मीर में इंतखाबात का जो बिगुल बजा दिया है, यूएलबी और डीडीसी इंतखाबात का, हम उसको मुस्तरद करते हैं। हम उस इलेक्शन को तर्क करते हैं और हम उसको सिरे से खारिज करते हैं। पाई तकमील तक पहुंचाने के लिए तैयारियों का जो दावा करते हैं वो दावे बिल्कुल खोखले हैं। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यहाँ की जो भी सियासी पार्टियां हैं उनको ये गुमराह कर रहे हैं कि सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं है। ये चाहते हैं किसी तरीके से ये इलेक्शन हो जाए और बीजेपी यहाँ इक़्तिदार में आ जाए, उनके हाथ में सारी बागडोर आ जाए। हालांकि हम भी इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हमने भी अपने कैंडिडेट्स जो है तैयार करके रखे हैं। उनको हमने बताया हुआ है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन आप हमें बताइए, बगैर सिक्योरिटी के हमारे कैंडिडेट कहाँ जाएंगे? क्योंकि हमें इलेक्शन लड़ने के लिए जगह जगह जाना है, वोटरों के पास जाना है, उनसे वोट इकट्ठे करने हैं, हमें रैलियां निकालनी है। हम कैसे करेंगे? वन विभाग और वन सुरक्षा बल ने जिला गांधरबल के नजान कंगन में एक संयुक्त अभियान के दौरान अवैध लकड़ी जब्त की। जानकारी के अनुसार वन विभाग और वन सुरक्षा बल ने नजान कंगन में एक सूचना के आधार पर देवदार की लकड़ी जब्त की और इसे अपनी हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि यह कंगन में एक सप्ताह हुई तीसरी घटना है, जिसके लिए विभाग ने इसकी जांच के लिए एक समिति भी बनाई है जो मामले की जांच करेगी। लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी और वाटरशेड मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट ऑफिसर द्वारा आज अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर डल झील का दौरा किया गया और वहां पर चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया गया। डल झील के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आसपास के क्षेत्रों में पौधारोपण व अन्य तरह के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। लवाडा के अधिकारियों ने इन सभी कार्यों का जायजा लिया और उन्हें तय सीमा के अंदर पूरा करने के दिशा निर्देश दिए। मेल पे वो 10 पर्सनल मेल पे कर दे।
बीएड सेकंड और थर्ड सेमेस्टर के छात्रों ने आज श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि हमारी परीक्षा ऑनलाइन होनी चाहिए क्योंकि आज के मौजूदा हालात में ऑफलाइन परीक्षा कैसे दी जा सकती है। उन्होंने विश्वविद्यालय से अपील की कि हमारी परीक्षा ऑनलाइन ली जाए। उनका कहना था कि कोरोना वायरस के चलते कॉलेज पूरी तरह से बंद थे, ऐसे में उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई है। के स्टूडेंट से हम प्रोटेस्ट करें अगेंस्ट जो यूनिवर्सिटी ने परसों डेट शीट निकाला है हमारा। पहले जो ये कह रहे थे कि हमारा ऑनलाइन एग्जाम है, 2 नवंबर तक हमारा कह रहे थे कि ऑनलाइन एग्जाम है, लेकिन 7 तारीख को विदाउट एनी नोटिफिकेशन इन्होंने हमारा डेट शीट जो है वो ऑफलाइन मोड में निकाला है, जो कि अनएक्सेप्टेबल है हमारे लिए, क्योंकि हमने प्रिपरेशन जो की थी वो ऑनलाइन मोड के लिए की थी, ना कि ऑफलाइन मोड के लिए की थी। तो हम अब ये हमारी ये डिमांड है कि हम जो चाहते हैं हमारा जो एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड में हो, और हमारे जो स्टूडेंट्स वो नॉन लोकल से मेजोरिटी स्टूडेंट जो यहाँ नहीं आ सकते, अगर वो इनके यहाँ आ भी सकते हैं तो उनकी वजह से हो सकता है कि कोविड हो जाए किसी बच्चे को, तो उसका रेस्पॉन्सिबल कौन रहेगा हमारे लिए। तो हमारी डिमांड है कि हमारा जो एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड में हो जाए। तो कह रहे हैं कि इसका एग्जाम जो है वो ऑफलाइन मोड में हो, लेकिन अभी तक इन्होंने यूनिवर्सिटी ने ना हमारा एग्जाम पैटर्न बताया है, ना पेपर पैटर्न पेपर सेट बताया कि क्या कैसे होगा, क्यों एग्जाम कैसे होगा, कहाँ पे होगा, वो भी कुछ इन्होंने अभी तक नहीं बताया। कि इन्होंने ऐसे ही डेट शीट निकाला है विदाउट एनी नोटिफिकेशन हमारे लिए। ये अगर इनको ऑफलाइन ही लेना था एग्जाम, तो परसों से क्यों कह रहे थे कि 2 नवंबर तक आपका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होगा। वो उनका जवाब तो देना है ना उनको। जो डिस्टेंस स्टूडेंट्स हैं ना एमए के, उन्होंने भी परसों तक ऑनलाइन एग्जाम दिया है, वो भी मेजॉरिटी रखा गया, इसीलिए हम ऑनलाइन की डिमांड कर रहे हैं। नौशहरा की गैस एजेंसी के खिलाफ लोगों का रोष लगातार जारी है। इसी को लेकर आज नौशहरा के मानपुर ढनका के लोगों ने गैस एजेंसी के ऊपर आरोप लगाया है कि उन लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। लोगों ने कहा कि इसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। उन्हें जल्द से जल्द इस मामले का संज्ञान लेने की अपील की। और मैं हूं राज केसर। दर्शकों, लगातार भारत गैस एजेंसी नौशहरा सुर्खियों में रहती है, जिसके चलते आए दिन लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कई सालों से लोग गैस एजेंसी नौशहरा के चक्कर काट कर परेशान हो गए हैं, पर लोगों को ना तो उज्ज्वला योजना के तहत पूरी तरह से उसका फायदा मिला है और ना ही लोगों को गैस चूल्हे पूरी तरह से मुहैया कराए जा रहे हैं। लोगों ने एक प्रदर्शन करके नौशहरा के गांव मानपुर ढनका में महिलाओं द्वारा प्रोटेस्ट करके गैस एजेंसी के कामों पर सवालिया निशान लगाया है। उन लोगों की मांग है कि आए दिन हमें 10-10 चक्कर काटने पड़ते हैं। तो जो ये लेडीज हैं इनको सिलेंडर मिले हैं और चूल्हा नहीं मिला। वो चूल्हा पता नहीं कहाँ गया और कहाँ चला गया, और इनके खाते में पैसे भी नहीं आए। ठीक है, ये बोल रहे थे कि पैसे आएंगे, और ये लेडीज डेली जाती है बैंक में पता करने के लिए कि हमारे पैसे आए नहीं आए, और जितने पैसे आने उतने ने अपना किराया खर्च दिया है। अब बताओ क्या करें हम, ठीक है नहीं, अब बताओ क्या कर सकते हैं। तो इसे मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहता हूँ कि आप आके देखो, ये ऑन ग्राउंड देखो कि क्या चल रहा है। मैं मानपुर में रहती हूँ। मैंने गैस एजेंसी में 5 बार फॉर्म अपने जमा किए। जब भी जाती हूँ बोलते हैं आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो मुझे सिलेंडर नहीं मिला। मैंने कोई 10 बार चक्कर लगाए तो बोलते हैं आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो देते नहीं है, बार बार गाली देते हैं। हम मांग करते हैं जो जिनको नहीं मिले हैं उनको मिलने चाहिए, जिनको मिले हैं तो 2-2, 3-3 बार मिले, किसी को 1 बार भी नहीं मिले। हम भी गरीब हैं, हमें भी तो मिलना चाहिए, 2 बार नहीं तो 1 बार तो मिलना चाहिए ना। हम जाते हैं तो बोलते हैं आपका रिजेक्ट हो गया, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि रिजेक्ट क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, मेरा सिलेंडर किसी और को मिला है या क्या हुआ है, कारण क्या है, उसकी वजह मुझे चाहिए, रिजेक्ट क्यों होता है। मेरा नाम रूबी देवी है, मैं वहाँ की आशा वर्कर हूँ। तो हम वहाँ हमारी फाइलें 6 महीने से पहले जमा हुई हैं। बार बार वहाँ जाओ, चक्कर लगाते हैं, अगर वहाँ जाओ तो बोलते हैं कि नेट नहीं चल रहा, वहाँ से वापस भेज देते हैं। यहाँ गाड़ियों का साधन नहीं है। मैं कितनी बार खुद गई हूँ साथ वहाँ, तो उन्होंने हमें भेज दिया 11 बजे जाओ तो बोलते हैं कि नेट बंद हो गया है, अभी नहीं मिलेगी। अब सिलेंडर दिए, किसी को सिलेंडर दिया तो चूल्हा नहीं दिया, तो साथ में सामान कुछ नहीं था, साथ में रिश्वत लेते हैं, पैसे दो तो ये होगा। अभी यहाँ हमें गाड़ियों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम सोचते हैं कि हमारी पंचायत में ही हमें सामान दे और सिलेंडर चूल्हा। हमने 10-12 चक्कर खुद लगाए हैं, मैं खुद गई हूँ वहाँ। जब भी हम जाते हैं तो वहाँ जब भी जाओ तो वो बोलते हैं कि सामान नहीं है, साथ में नेट नहीं चल रहा है अभी। मेरा नाम एक्स पंच रमेश चंद्र है जी। मेरा ये सवाल है कि वार्ड नंबर 6 की जो लेडीज हैं, इनको आज दिन तक गैस एजेंसी ने काफी हद तक बेवकूफ बनाया और इनको बोला कि तुम्हारे पैसे जो हैं वो खाते में आ गए हैं।
वो पैसे जो है किसी और चीज के आए हैं जो कि गैस की तरफ से नहीं आए हैं। तो इनको पागल बना के घर भेज दिया गया। तो गैस चूल्हा नहीं दिया, टोटली सिलेंडर दिया और ये लेडीज काफी परेशान होती रही। इनको कई चक्कर लगाए वहां गैस एजेंसी में, तो ये गैस एजेंसी वाले इनको बेवकूफ बना के भेजते रहे और ये परेशान होती रही। तो ये वार्ड नंबर 6 की तरफ से ये लेडीज हैं, अगर इन्होंने इसी तरीके से किया, आगे इसके ऊपर कोई कार्रवाई ना की, इसके ऊपर अमल ना किया, तो फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इससे ज्यादा लोग आके फिर प्रोटेक्शन करेंगे। अगर ये समस्या जल्द ना पूरी हुई तो ये लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सर्वशक्ति सेना जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने केंद्र सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। सर्वशक्ति सेना के अध्यक्ष राजन गुप्ता का कहना था कि जम्मू कश्मीर के लोगों के रूप में प्राथमिकता का आधार यूटी सरकार के हाथों बहुत बुरी तरह से पीड़ित हैं। लोगों की मांगों को नहीं सुना जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के नौकरशाह आम लोगों के सुख दुखों को कम करने में विफल रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा हर दिन एक नई नीति बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अब नया भूमि कानून लागू किया गया है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने इस सभी समस्याओं पर गौर करने की अपील की। यूटी में जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही है वो राज्य में हमें पहले नहीं थी, क्योंकि यूटी में एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त हम पे पूरे राज्य पे हावी हो चुकी है और एडमिनिस्ट्रेशन ने इस वक्त ऐसा धमाल मचाया हुआ है कि वो आम पब्लिक की इस वक्त कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम इसके साथ ही आपसे ये भी एक मांग करना चाहते हैं कि जो 1947 से पहले भी यहाँ पे रिफ्यूजी बसे हुए थे उनको अभी तक रजिस्ट्री लैंड आपने इशू नहीं की है, तो एक रजिस्ट्री लैंड इशू की जाए। उसके साथ ही आपने अपने मन मर्जियां करे जा रहे हैं। अब बाहर से युवा जो आएंगे वो भी हमारी नौकरियां खाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो बैठे हुए हैं हमारे पढ़े लिखे नौजवान, उनको आज तक नौकरियां इशू नहीं हो रही हैं, लेकिन जो बाहर से आएंगे उनको नौकरियां भी दी जाएंगी और जमीनें भी दी जाएंगी। हम चाहते हैं आपसे ये कि हमें वापस जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा दिया जाए। आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहेगा। लाइव वायर मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दें इजाजत, मगर आप देखते हैं लाइव वायर। नमस्कार।